नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक अलग से चैनल बनाया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड रहेगा। उस संदर्भ में बहुत सारी केस स्टडी हमारी हमको आवश्यकताएं पड़ती हैं अपने विषय के अंतर्गत। तो उन सभी में से आज पहला हम लोगों ने केस स्टडी लिया है और केस स्टडी है ए गोपालन केस की। भारतीय राज्य व्यवस्था में या भारतीय जुडिशरी सिस्टम में इस केस को कम महत्व मिला है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो हम शुरू करते हैं ए गोपालन केस को और इसके बारीकियों को, इसके पक्षों को, इसकी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ए गोपालन केस आपके सामने बोर्ड पर है, इसकी व्याख्या मैं करूंगा। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ और देश के संविधान लागू होने के पश्चात अभी उसकी टेस्टिंग बची हुई थी। आप इसको बिल्कुल मेडिसिन की तरह समझ सकते हैं। जब किसी भी एक नई औषधि का, एक नई दवाई का, एक नई मेडिसिन का आविष्कार होता है तो उसके दो तरह की टेस्टिंग की जाती है। एक, जब वो बन रही होती है उस दौरान चूहों पर, खरगोश पर उसकी टेस्टिंग की जाती है। दूसरा, जब वो मार्केट में आ जाती है तो एक लंबे ट्रायल के बाद देखा जाता है कहीं इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं। उसके लिए डायरेक्ट ह्यूमन पर, मनुष्यों पर टेस्टिंग होती है और लगभग पीरियड इसका 10 से लेकर 15 वर्ष तक रहता है। बिल्कुल वही टेस्टिंग भारत के संविधान की हो रही थी संविधान लागू होने के पश्चात। बहुत सारे केस, चाहे वह चमकम दोराइजन का केस हो, चाहे वो ए गोपालन का केस हो, ये सब वो साइड इफेक्ट्स थे भारत के संविधान के जो अब सामने आ रहे थे। और इन साइड इफेक्ट्स को, इन सारे मुद्दों को दो तरह से सुलझा लिया जाता था। पहला, या तो संविधान में संशोधन कर कर या फिर उस तरह के उपबंधों को हटाकर। और इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी हमारी न्यायपालिका। न्यायपालिका के समक्ष ऐसे नए नए मुद्दे आ रहे थे जिनको प्रैक्टिकली संविधान लिखते समय नहीं सोचा गया था। हालांकि संविधान निर्माता बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने सभी पक्षों का ध्यान रखा, लेकिन असली टेस्टिंग तब होती है जब वह मार्केट में आती है। और वही टेस्टिंग हो रही थी भारत के संविधान की। और उसके अंतर्गत एक केस आता है ए गोपालन बनाम मद्रास राज्य का केस, जो कि सन 1950 का है। तो पहले इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं, फिर जो याचिका करता है उनका पक्ष देखेंगे, फिर न्यायपालिका का पक्ष देखेंगे या न्यायपालिका ने क्या निर्णय दिया था। ए गोपालन एक कम्युनिस्ट नेता थे और कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में माने जाते हैं। जब 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था, उस आम चुनाव में 16 सदस्य कम्युनिस्ट पार्टी के चयनित होकर, निर्वाचित होकर पहुंचे थे। उसमें ए गोपालन भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ए गोपालन को लंबे समय तक जेल में बंद रखा गया। पहले अंग्रेजों के विरोध करने के कारण 1945 में उनको गिरफ्तार किया गया, फिर रिहा करा गया और देश की आजादी से जस्ट पहले उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था, उस समय वह जेल के अंदर बंद थे। उससे लेकर 1947 से लेकर 1950 तक वह जेल के अंदर बंद रहे। लेकिन जेल के अंदर जो बंद रखा गया उनको, वह किसी आपराधिक मुकदमे के अंतर्गत नहीं, बल्कि निवारक निरोध कानून के अंतर्गत उनको जेल के अंदर रखा गया। रोकथाम और हिरासत अधिनियम 1950 के तहत उनको बंद रखा गया। आप कहेंगे सर ये निवारक निरोध कानून क्या है, रोकथाम और हिरासत अधिनियम 1950 क्या है? इसके संदर्भ में मैं आपको थोड़ी सी चीज बता देता हूं। देखिए, किसी भी व्यक्ति को जेल में दो तरीके से रखा जाता है या कैद के अंदर दो तरीके से रखा जाता है। एक, जब क्राइम हो चुका हो, ऐसा व्यक्ति जिसका कोई
आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और वह कोई क्राइम कर देता है, तो अपराध के बाद उसको गिरफ्तार किया जाता है और उसको फिर न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा जेल में भेजा जाता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का कुछ इस तरह का रिकॉर्ड रहा हो कि वह उपद्रव फैला सकता है, वह अराजकता फैला सकता है या समाज में किसी प्रकार की व्यवस्था को बिगाड़ सकता है, तो उसको क्राइम करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये जो क्राइम करने से पहले गिरफ्तार करना है, यही निवारक निरोध कानून कहलाता है या रोकथाम और हिरासत अधिनियम कहलाता है। अर्थात यदि लगता है कि चुनाव आने वाले हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर, और मैं कोई उपद्रव फैला सकता हूं, ये मेरा पुराना इतिहास रहा है कि हर चुनाव में मैंने उपद्रव फैलाया है, तो इस चुनाव से पहले मुझे नजरबंद कर लिया जाएगा और उसको कहा जाएगा रोकथाम और हिरासत अधिनियम के अंतर्गत मुझे गिरफ्तार किया गया। और उसी प्रकार ए के गोपालन को भी गिरफ्तार किया गया था। लंबे समय तक बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के इनको नजरबंद रखा गया। जब बहुत परेशान हो गए और देश का संविधान लागू हो गया, तो इन्होंने 1950 में एक अनुच्छेद 32 के तहत रिट दायर की। उन्होंने कहा कि मुझे बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि अनुच्छेद 32 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त है, वे न्यायपालिका के सामने अपनी याचिका रखी कि मुझे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के तहत हाजिर कराया जाए। साथ में इन्होंने कुछ अन्य मुद्दे किए। वो कहते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो रहा है। मुझे गिरफ्तार कर भारत के संविधान का या मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 का, साथ में न्यायिक या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है। अब ये अनुच्छेद है क्या, अनुच्छेद कहते क्या है, इन अनुच्छेदों में क्या वर्णन किया गया, हम उसकी बात कर लेते। हालांकि भारत के संविधान या पॉलिटी को जो छात्र पढ़ते हैं मुझसे, उनको सब कुछ पता है, लेकिन मैं यहाँ पर एक संक्षेप में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। अनुच्छेद 13(2) ये कहता है कि यदि कोई ऐसी विधि जो मौलिक अधिकारों से असंगत हो, उसे उस सीमा तक पृथक कर दिया जाए जिस सीमा तक वह भाग 3 से असंगत है। और भाग 3 क्या है, मौलिक अधिकार है। अर्थात ऐसी कोई भी विधि जो मौलिक अधिकारों का हनन करती हो, उसे समाप्त कर दिया जाए। यह अनुच्छेद 13 कहता है। और ए के गोपालन ने कहा कि अनुच्छेद जो निवारक और हिरासत अधिनियम है या रोकथाम और हिरासत अधिनियम 1950 का है, ये मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। अब कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि दो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, एक अनुच्छेद 19 का और दूसरा अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 19 कहता है कि हर व्यक्ति को देश के अंदर किसी भी स्थान पर भ्रमण करने का अधिकार प्राप्त है, अर्थात आने जाने का अधिकार प्राप्त है। और आप मुझे बिना किसी मुकदमे के नजरबंद रखे हुए हैं, तो जो मेरे घूमने का, मेरे भ्रमण का अधिकार है, वो मेरा छीना जा रहा है। अर्थात अनुच्छेद 19 का उल्लंघन हो रहा है, ऐसा ए के गोपालन ने कहा था। दूसरा उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो रहा है, जो दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, और मेरा देह, मेरा शरीर आपकी कैद में है। अर्थात मेरी दैहिक स्वतंत्रता की आजादी का, मेरी दैहिक स्वतंत्रता का क्या हुआ। अर्थात अनुच्छेद 19 जिसके तहत कहीं पर भी घूमने का अधिकार प्राप्त है, तो मैं घूम नहीं पा रहा। दूसरा अनुच्छेद 21 जो कि दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, तो मेरी देह स्वतंत्र नहीं है, अर्थात आपकी कैद में है। इस तरह मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, अतः अनुच्छेद 32 के तहत मुझे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका या रिट प्रदान की जाए। ये वाली बात याचिकाकर्ता ने रखी। साथ में उसने कहा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है। अर्थात प्राकृतिक न्याय क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका पक्ष जानने का मौका मिलना चाहिए या पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए, और एक एक गोपालन जो कि नजरबंद है, उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिल रहा। इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का भी उल्लंघन हो रहा है, ऐसा याचिकाकर्ता ने कहा। मामला न्यायपालिका के पास पहुंचा और न्यायपालिका ने इसके संदर्भ में अपना निर्णय प्रस्तुत किया। कई बार कहा जाता है कि जब सरकार मजबूत होती है,
तब न्यायपालिका हल्की सी कमजोर होती है। 1950 में एक मजबूत पक्ष था कांग्रेस का, तो न्यायपालिका कहीं ना कहीं उसके पक्ष में ही निर्णय दे रही थी। न्यायपालिका ने इन सब बातों का एक एक कर विश्लेषण किया और क्या कहा कि अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 के बीच कोई संबंध नहीं, अर्थात अनुच्छेद 19 को अलग पढ़ा जाए और अनुच्छेद 21 को अलग पढ़ा जाए। तो इन दोनों को अलग अलग पढ़ना चाहिए, एक साथ नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है। एक्चुअल में हुआ क्या था कि दो चीजें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आती हैं, एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दूसरा होता है विधि की सम्यक प्रक्रिया। विधि की सम्यक प्रक्रिया यह कहती है कि परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाए, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहती है कि यदि कोई भी प्रक्रिया, कोई भी चीज, कोई भी कानून विधि द्वारा स्थापित किया गया है, अर्थात उसकी स्थापना सही तरीके से की गई है, न केवल कानून के अंतर्गत बल्कि प्रक्रिया के माध्यम से भी यदि वो सही है, तब उसके अंतर्गत जो भी विधि बनी होगी वो एकदम सही होगी। ये रोकथाम और हिरासत अधिनियम 1950 को बिल्कुल प्रक्रिया के द्वारा बनाया गया था, और प्रक्रिया के द्वारा बना जाने के कारण यदि किसी विधि का निर्माण विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा होता है तो वह संवैधानिक है, असंवैधानिक नहीं। अर्थात रोकथाम और अपराध अधिनियम संवैधानिक है और इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, रखा जा सकता है। इसका जो मिनिमम पीरियड है, इसका जो मैक्सिमम पीरियड है 2 महीने का है, और यदि किसी व्यक्ति को 2 महीने के बाद रखना है तो फिर एक कमेटी का गठन होगा, कमेटी के निर्णय के आधार पर उसको आगे रखा जाएगा। इस कमेटी में उस प्रदेश के जो हाईकोर्ट होगा उसका न्यायाधीश और 2 अन्य सदस्य होते हैं जो पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं। तो इस कमेटी की सिफारिश पर उसको 2 महीने के बाद तक रखा जा सकता है। अर्थात एक प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी भी व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के अंतर्गत हिरासत में रखा जा सकता है, ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने। अर्थात ए.के. गोपालन का नजरबंद रखना संवैधानिक था, असंवैधानिक नहीं। दूसरा, न्यायपालिका ने यहां पर संविधान की व्याख्या की थी, अर्थात विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और सम्यक प्रक्रिया में विधि की सम्यक प्रक्रिया की विवेचना यहां पर न्यायपालिका के द्वारा की गई थी। अर्थात इस केस से एक बात बड़ी स्पष्ट हुई कि संविधान की समीक्षा और संविधान के उपबंधों की व्याख्या न्यायपालिका के द्वारा की जाएगी। अर्थात न्यायपालिका अपने अनुसार और परिस्थितियों के अनुसार संविधान के प्रावधानों की अनुच्छेदों की व्याख्या कर सकता है, ऐसा इस केस के में स्पष्ट हुआ। दूसरा, भारतीय संविधान जीवंत है। जीवंत का अर्थ होता है कि उसमें परिस्थितियों के अनुसार उसकी समीक्षा की जा सकती है, परिस्थितियों के अनुसार उसकी व्याख्या की जा सकती है। अर्थात वह डिपेंड न केवल विधि पर करेगा बल्कि परिस्थितियों पर भी वो निर्भर करता है। और इस तरह सुप्रीम कोर्ट द्वारा ए.के. गोपालन की याचिका को रद्द कर दिया गया। ए.के. गोपालन की याचिका को रद्द कर दिया गया, जिन्होंने ये आरोप लगाए थे कि मेरे 13, 14, 19 और 21 का उल्लंघन हो रहा है और मेरी दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है। तब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है, और जो कानून बनाया गया है रोकथाम और हिरासत अधिनियम 1950, ये असंवैधानिक नहीं है, ये संवैधानिक है। हालांकि इसकी एक धारा 14 को, रोकथाम और हिरासत अधिनियम की धारा 14 को असंवैधानिक घोषित करते हुए उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन ये जो कानून था ये असंवैधानिक नहीं था। अर्थात इसके अंतर्गत ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से बना हुआ कानून था, इसलिए इस कानून को असंवैधानिक नहीं कह सकते हैं। और ए.के. गोपालन की जो हिरासत थी ये पूर्णतः संवैधानिक थी, इसमें कहीं पर भी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट ने ए.के. गोपालन की इस याचिका को रद्द कर दिया था। मेरे हिसाब से
इतनी बात आपको स्पष्ट हुई होगी और क्लियर हुई होगी। ठीक है बेटा, तो हम लोग अब अपनी नेक्स्ट क्लास में किसी और केस को लेकर आएंगे और आपके सामने उसको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो एक गोपालन केस एक महत्वपूर्ण केस था, हालांकि जुडिशरी सिस्टम में उसको इतना महत्व नहीं मिला। दो महत्वपूर्ण मुद्दे जो थे वो ये थे, एक तो भारत के संविधान के प्रावधानों की उपबंधों की व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को है। दूसरा, भारत का संविधान जीवंत है, अर्थात उसकी व्याख्या परिस्थितियों के अनुसार की जाएगी, ना कि लिखी हुई विधियों के अंतर्गत की जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये बात आप सबको क्लियर हुई होगी। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और अपने नए केस के साथ। तब तक आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नया चैनल बनाया गया है। और बाकी आपके लिए वनडे एग्जाम के लिए हमने सेपरेट वो पंचऋषि क्लासेस वाला चैनल कर दिया है, और पीआर क्लासेस के नाम से हम लोगों ने अलग अब एक यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए अलग चैनल बनाया गया है। तो आप लोग उसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।